हेलो छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन में। मैं लक्ष्मण सिंह लोधी आप सभी के स्वागत करता हूं। आपके लिए फिर से क्लास 11th फिजिक्स की वीडियो लेकर आया हूं। आज की वीडियो में हम यूनिट 7 के चैप्टर नंबर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने इसका पार्ट नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो में हम पार्ट नंबर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, बुलबुले के अंदर दाब आधिक्य के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। यानी सिद्ध करना है P बराबर 4T/R। ठीक, P दाब है, T ताप है और R क्या है, त्रिज्या है। ठीक, बुलबुला यानी वायु का बुलबुला, ठीक, जिसमें 2 पृष्ठ होते हैं। तो हेडिंग बना लेंगे व्यंजक और लिख लेंगे बुलबुले में वायु के कारण 2 पृष्ठ होते हैं, एक आंतरिक पृष्ठ और एक बाहरी पृष्ठ। ठीक, तो लिखेंगे माना कि बुलबुले की त्रिज्या कैपिटल R है और आंतरिक दाब P, उस पर अतिरिक्त दाब के कारण बुलबुले पर एक बल कार्य करेगा। ठीक, जो पृष्ठ तनाव के कारण लगने वाले बल से क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा और बुलबुले की त्रिज्या R से बढ़कर R प्लस डेल्टा R हो जाती है। तब आधिक्य दाब के कारण किया गया कार्य, तो कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन और बल होता है दाब इंटू क्षेत्रफल। तो यहाँ से फॉर्मूला निकल के आएगा, कार्य बराबर दाब इंटू पृष्ठीय क्षेत्रफल इंटू विस्थापन। तो W बराबर P दाब हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² और विस्थापन डेल्टा R। तो W बराबर हमारा समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद हम क्षेत्रफल में वृद्धि निकालेंगे। तो 2 सतहें होती हैं तो 2 का गुणा करेंगे, अंतिम पृष्ठीय क्षेत्रफल और माइनस प्रारंभिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। अंतिम में से प्रारंभिक घटाएंगे तो हमें वृद्धि निकल कर आ जाएगी। ठीक, तो 2 का 2, अंतिम पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr, त्रिज्या बढ़कर कितनी हो गई थी, R प्लस डेल्टा R का स्क्वायर। तो फॉर्मूला वही है 4πr² और प्रारंभ में त्रिज्या R थी तो 4πr²। अब इसके यहाँ पर होल स्क्वायर खोलेंगे तो a² प्लस b² प्लस 2ab और ए सेम ऐसा कैसा, इस 4π का अंदर इंटू कर देंगे तो ये आ जाएगा और इस 4π से 4πr² कैंसिल। ठीक, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, 2 का अंदर इंटू कर देंगे 2 का, तो ये 4 दूना 8 हो जाएगा, 16 8 दूना 16 हो जाएगा। ठीक, फिर लिखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि बहुत कम होती है। यानी जब दाब लगाते हैं तो उसमें थोड़ी बहुत वृद्धि होती है, डेल्टा R में जो मान होता है वो बहुत कम होता है। ठीक, इसलिए 8π डेल्टा R² का मान बहुत कम होगा, तो इसको उपेक्षा करके ऐसे 0 मान कर छोड़ देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, बुलबुले के पृष्ठीय ऊर्जा में वृद्धि निकालेंगे तो इसमें क्या होगा, पृष्ठ तनाव का गुणा और हो जाएगा। ठीक, तो इसमें ये T का गुणा हो जाएगा तो ये आ जाएगा यहाँ से। फिर जो आधिक्य दाब है वो ऊर्जा की कैसे होगा, बराबर होगा, दोनों की तुलना कर लेंगे। तुलना करने से यहाँ से काट लेंगे तो यहाँ PR बराबर 4T बचेगा, यहाँ से R बटा में आ जाएगा तो P बराबर 4T/R। यही हमको सिद्ध करना था। ठीक, तो ये हमारा व्यंजक कंप्लीट होता है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है केस नली के बारे में। तो क्या लिखा है, केस नली को परिभाषित कीजिए तथा केस तत्व को समझाइए। तो केस नली जैसा कि नाम से स्पष्ट है, केस यानी बाल, बाल के आकार की जो नली होती है, ठीक, वो हमारी क्या, केस नली, बहुत ही पतली। तो लिखेंगे केस नली, कांच की बहुत पतली नली जिसकी त्रिज्या 0.1 मिलीमीटर की कोटि की होती है तथा जो दोनों सिरों पर खुली होती है, केस नली कहलाती है। ठीक, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, यदि केस नली का एक सिरा ऐसे द्रव में डुबाया जाए जो केस नली जो कांच से चिपकता है, यदि केस नली का अपन एक सिरा ऐसे द्रव में डुबो दें जो कांच से क्या है, चिपकता है, तो जैसे जैसे जल तेल, यानी चिपकता है तो कौन कौन चिपकता है, जल तेल आदि। ठीक, तो हम देखते हैं कि केस नली में द्रव कुछ ऊंचाई तक ऊपर की ओर चढ़ जाता है। ठीक, जैसे हम क्या करते हैं, केस नली को ऐसे द्रव में डुबोते हैं जिसमें वो चिपक जाती है, यानी कोई द्रव उस कांच से चिपक जाता है तो हम देखते हैं कि जो द्रव है कांच की नली में ऊपर की ओर चढ़ जाता है। ठीक, तथा केस नली का एक सिरा ऐसे द्रव में डुबाया जाए जो कांच से नहीं चिपकता, जैसे कि पारा द्रव धातु है लेकिन ये कांच से चिपकती नहीं है। ठीक, तो केस नली में द्रव कुछ गहराई तक नीचे गिर जाता है, यानी जो कांच से चिपक जाता है उसको हम उस द्रव में डुबाएंगे तो पानी ऊपर की ओर चढ़ जाएगा द्रव। लेकिन जिसमें जो द्रव कांच से नहीं चिपकता और यदि उसे हम क्या करेंगे, उसमें डुबोएंगे तो क्या होता है,
जो द्रव होता है वो नीचे की ओर गिर जाता है, जैसा कि चित्र से यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। ठीक, यहाँ पर केस नली ली और इसको हमने क्या किया, द्रव में डुबो दिया, तो इसमें जो द्रव है वो ऊपर की ओर चढ़ जाएगा। ठीक, लेकिन हम उन्हीं केस नली को फिर पारे में डुबोएं तो द्रव क्या है, नीचे की ओर गिर जाता है। कहाँ की ओर, नीचे की ओर गिर जाता है। ठीक, क्योंकि ये केस नली से चिपकता नहीं, अर्थात कांच की नली से ये चिपकता नहीं है, क्योंकि पारा है। ठीक, ये केस नली से चिपकता नहीं है। ठीक, तो लिखेंगे द्रव का वह प्रभाव जिसके कारण केस नली में द्रव ऊपर चढ़ता है केशिका का उन्नयन कहलाता है। क्या कहलाता है, केशिका का उन्नयन कहलाता है। द्रव का वह प्रभाव जिसके कारण केस नली में द्रव कहाँ चढ़ता है, ऊपर की ओर, वह क्या कहलाता है, केशिका का उन्नयन कहलाता है। क्या कहलाता है, उन्नयन। ठीक, इसका कारण क्या है, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण वह क्या होता है, ऊपर की ओर चढ़ जाता है। फिर इसके बाद में केशिकत्व, तो केशिकत्व के बारे में समझाना है, तो हेडिंग बना लेंगे केशिकत्व। तो केस नली में द्रव के ऊपर एवं नीचे दबने की घटना क्या कहलाती है, केशिकत्व कहलाती है। या तो ऊपर चढ़ेगा द्रव या फिर नीचे। ठीक, क्या कहलाएगा, उस घटना क्या कहते हैं, केशिकत्व। जो द्रव कांच को भिगोता है वह केस नली में ऊपर चढ़ जाता है, तथा जो नहीं भिगोता वह कहाँ, नीचे की ओर गिर जाता है। ठीक, फिर आते हैं केस नली के उदाहरण। ठीक, केस नली के उदाहरण क्या हैं, तो उदाहरण नंबर 1 है, लालटेन में मिट्टी का तेल बत्ती के धागों के बीच बनी केस नलियों द्वारा ही ऊपर चढ़कर जाता है, ऊपर चढ़कर चलता है। ठीक, आपने देखा होगा घरों में जो हम बत्ती वगैरह लगाते हैं चिमनी में, तो उसमें जैसे हम उसको तेल में डुबोते हैं और उसमें आग लगाते हैं तो तेल ऑटोमेटिक कहाँ, ऊपर की ओर चढ़ जाता है। क्यों चढ़ जाता है, क्योंकि उस बत्ती में क्या बनी होती है, छोटी छोटी केस नलियाँ। ठीक, पॉइंट नंबर 2, मोमबत्ती में पिघला हुआ मोम धागे में बनी केस नलियों द्वारा ऊपर चढ़कर चलता है। ठीक, नंबर 3 हो जाएगा, जल से भरी बाल्टी में तौलिए का एक सिरा जल में डालने पर तौलिए के धागों के बीचों बीच बनी असंख्य केस नलियों द्वारा जल ऊपर चढ़कर चलता है, जिससे संपूर्ण तौलिया क्या हो जाती है, भीग जाती है। ठीक, ये प्रैक्टिकल आप भी करके देख सकते हैं। फिर इसके बाद कुछ कारण आते हैं। तो हमारा पहला कारण है, लिखा हुआ है कि हीलियम से भरा गुब्बारा असीमित रूप से ऊपर नहीं उठता बल्कि एक निश्चित दूरी तक जाकर रुक जाता है। क्यों, इसका कारण लिखेंगे। इसका कारण यह है कि गुब्बारा वायु में इसलिए ऊपर उठता है क्योंकि उसका भार उसके द्वारा हटाए गए भार से कम होता है, परंतु ऊपर की ओर जाने से वायु का घनत्व क्या होता है, कम होने लगता है और गुब्बारा रुक जाता है निश्चित ऊंचाई पर जाकर, क्योंकि गुब्बारे का भार उसके द्वारा हटाए गए भार के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। ठीक, तो ये हमारा पहला कारण हो जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है कि 2 नंबर लिखेंगे यहाँ पर, समुद्री लहरों को शांत करने के लिए उन पर तेल छिड़का जाता है। क्यों, तो कारण हो जाएगा, जब समुद्र की लहरों पर तेल छिड़का जाता है तो तेज हवा, क्या, तेज हवा तेल को जल की पृष्ठों पर दूर दूर तक पहुंचा देती है। जो जल का पृष्ठ होता है जिस पर उस पर तेल छिड़कते हैं तो जो हवा होती है उसको क्या करती है, बहुत दूर दूर तक ले जाती है तेल को। ठीक, बिना तेल वाले जल का पृष्ठ तनाव तेल वाले जल के पृष्ठ तनाव से अधिक होता है। ठीक, जहाँ जहाँ तेल फैला हुआ है उसका पृष्ठ तनाव कम रहेगा और जहाँ पर तेल नहीं फैला उसका पृष्ठ तनाव क्या होगा, अधिक होगा। ठीक, फिर जिससे बिना तेल वाला जल तेल वाले जल को वायु की विपरीत दिशा में खींचता है, जिससे समुद्र की लहरें क्या हो जाती हैं, शांत हो जाती हैं। ठीक, फिर इसके बाद आता है हमारा वायुमंडल के बारे में क्वेश्चन कि वायुमंडल क्या है। तो पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। यह आवरण लगभग 300 किलोमीटर का वायु का एक घेरा होता है। इसमें N2O2 CO2 अन्य गैस उपस्थित होती हैं। ठीक, फिर वायुमंडलीय दाब आता है। तो वायुमंडलीय दाब क्या है कि पृथ्वी तल के प्रत्येक एकांक क्षेत्रफल पर वायु के कारण या स्तंभ के कारण लगने वाला भार क्या कहलाता है, हमारा वायुमंडलीय दाब कहलाता है। ठीक, या ऐसे वायु दाब भी कहते हैं, यानी वायु के द्वारा सतह पर लगाया गया दाब क्या कहलाता है, वायु दाब। ठीक, जैसे जैसे पृथ्वी तल से ऊपर जाते हैं तो वायु का घनत्व क्या होता है, कम होता है। इसके अतिरिक्त
पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर वायु स्तंभ की ऊंचाई भी घटती जाती है। ठीक, जिससे पृथ्वी तल से ऊंचाई पर जाने से वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है, घट जाता है। और पृथ्वी तल पर वायुमंडलीय दाब लगभग 1 × 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर होता है। याद रखना, ऑब्जेक्ट में पूछ लिया जाता है। इसका तात्पर्य है कि पृथ्वी के प्रत्येक तल पर 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर लगभग 10⁵ न्यूटन बल लग रहा है। ठीक, फिर इसके बाद एक नोट है, 1 किलो भार बराबर होता है 10 न्यूटन। ठीक, फिर इसके बाद एक क्वेश्चन आता है, धारा रेखीय व विक्षुब्ध प्रवाह को परिभाषित कीजिए। धारा रेखीय व विक्षुब्ध प्रवाह, तो हेडिंग बना लेंगे धारा रेखीय, नाम से स्पष्ट है धारा रेखीय। ठीक, तो जब कोई तरल इस प्रकार प्रवाहित होता है कि उसका कोई भी कण ठीक उसी मार्ग पर गति करता है जिस मार्ग पर उससे पहले वाला कण चलकर आगे बढ़ा हुआ है। यदि कोई कण यहाँ से निकला है तो उसके पीछे वाला कण भी यहीं से निकलेगा, तो वह प्रवाह कहलाता है धारा रेखीय, मतलब एक ही दिशा में एक ही रेखा में गति कर रहा है। ठीक, तो तरल के इस प्रवाह को धारा रेखीय प्रवाह कहते हैं तथा इस प्रकार कण द्वारा तय किए गए मार्ग को धारा रेखा कहते हैं। एवं किसी तरल के प्रवाह का वह अधिकतम वेग जब तक कि उसका प्रवाह धारा रेखीय रहता है क्रांतिक वेग कहलाता है। ठीक, फिर इसके बाद आता है विक्षुब्ध प्रवाह। तो विक्षुब्ध प्रवाह इसका विपरीत होता है। तो क्या है विक्षुब्ध प्रवाह? यदि तरल के प्रवाह का वेग क्रांतिक वेग से अधिक हो जाता है, ठीक, मतलब अपनी सीमा खो देता है, तो किसी भी बिंदु से गुजरने वाले तरल के कणों की गति की दिशा निश्चित नहीं होती, हर कहीं पानी फैल जाता है। जैसे कि बाढ़ वाला पानी रहता है, निश्चित नहीं होता कहाँ जाएगा, हर कहीं फैल जाता है, तो वो क्या कहलाता है? हमारा विक्षुब्ध प्रवाह। ठीक, और यदि किसी पाइप में से हम पानी को गुजार रहे हैं तो वो एक ही रेखा में गति करता है, तो वो हमारा धारा रेखीय प्रवाह कहलाता है। ठीक, फिर आते हैं इनमें अंतर। तो आप यहाँ से अंतर नोट करें, इन अंतरों को आपको लिखना है। ठीक, तो आप यहाँ से इनके अंतर नोट कर लें। ठीक, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को स्टॉप करके लिख सकते हैं। ठीक, तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक बच्चों के लिए यह वीडियो शेयर करें ताकि प्रत्येक बच्चा इस वीडियो का लाभ ले सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।